जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जी IAS 36 इम्पेयरमेंट लॉस को स्टार्ट किया था। इसमें हमने देखा था कि इम्पेयरमेंट कहते किसे हैं, इम्पेयरमेंट कैलकुलेट कैसे करनी है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स की थी इम्पेयरमेंट की, फिर मैंने रिवर्सल की बात की थी। तो हमने उसमें एक जो बेसिक्स ऑफ इम्पेयरमेंट थी वो हमने उसमें समझी थी। अभी ये वीडियो बनाते हुए एक मिसहैंडलिंग सी हो गई कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, साथ साथ लिख रहा हूँ, साथ साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय लेक्चर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि रिकॉर्डिंग चल भी रही है कि नहीं। तो पता नहीं, सडनली जो मेरा रिकॉर्डर था वो कोलैप्स कर गया। एंड कैन यू बिलीव इट, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है इस 30-40 मिनट्स की रिकॉर्डिंग के ऊपर, क्योंकि काफ़ी चीज़ आपके सामने। क्लास में तो यार उतना से होता है ना, क्लास में काफ़ी टाइम बोर्ड के ऊपर लिखते हुए, आई टू आई कांटेक्ट स्टूडेंट से गपशप लगाते हुए, हर स्टूडेंट की क्वेरी को डिस्कस, तो वो तो टाइम लगता है। यहाँ पर टाइम ज़रा शॉर्ट होता है, लेकिन उसके बैक पे बहुत टाइम लगा हुआ होता है। तो इसलिए ये आपको अभी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये मत समझिए कि मैंने पहले से लिख के लेक्चर इस तरह से मैं दिया करूँगा, वैसे ही चलेंगे। ये बस मजबूरी कुछ हो गई थी। अच्छा, आज सबसे पहले देखो इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट क्या है। इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट का मतलब ये होता है कि ये इंडिकेटर्स अगर आपको नज़र आ जाएं तो आप कोशिश करें कि आप अपने एसेट में इम्पेयरमेंट टेस्ट कंडक्ट कर लें। कोशिश नहीं, यकीनन आप अपने एसेट में इम्पेयरमेंट टेस्ट कंडक्ट कर लें। ठीक है। देखो, कुछ एसेट्स पे तो इम्पेयरमेंट टेस्ट एनुअली कंडक्ट होता है, जिस तरह गुडविल है। गुडविल पे तो आपने एनुअली इम्पेयरमेंट टेस्ट कंडक्ट करना है, लेकिन इसके अलावा इंटेंजिबल में जिस तरह आपने पढ़ा था कि वो एसेट्स जिनकी लाइफ इनडेफिनिट थी, उनके ऊपर भी इन जो इम्पेयरमेंट टेस्ट है वो एनुअली लगता है। लेकिन कुछ इवेंट बीच में भी तो कभी हो सकता है ना। तो वो इवेंट्स के बारे में बात करो। कुछ इंटरनल इवेंट्स हैं, कुछ एक्सटर्नल इवेंट्स हैं। अगर हम सबसे पहले इंटरनल इवेंट्स की बात करें तो फॉल इन कैपेसिटी ऑफ एसेट। अगर एसेट की कैपेसिटी में डिक्लाइन आ जाए, मतलब एक एसेट था, वो यूज़ हो कि उसकी कैपेसिटी थी 10,000 यूनिट्स, वो कम हो के 8,000 यूनिट्स पे आ गई है, सो हम कह सकते हैं कि ये एसेट इम्पेयर हो गया है। अब ये हमें वो वैल्यू नहीं देगा जो इसने ओरिजिनली देनी चाहिए थी, क्योंकि इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, सॉरी रिकवरेबल वैल्यू ऑफ एसेट बिलो इट्स कैरिंग वैल्यू। अच्छा, दूसरी क्या चीज़ है? एक्सीडेंट्स और डैमेज। यार कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई डैमेज हो गया एसेट, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आप अपने एसेट पे अब इम्पेयरमेंट टेस्ट कंडक्ट कर लें। तीसरा, यूजेज स्टाइल में चेंज आ जाए। सपोज करो कि यार आप एक मटेरियल एक्स यूज करते थे मशीन में और उससे आप कोई प्रोडक्ट बनाते थे। अब मटेरियल एक्स मार्केट में हो गया है ख़त्म, और उसकी जगह आपको यूज करना पड़ेगा मटेरियल वाई। सो वो जो मटेरियल वाई है उसका एक नुकसान है। क्या नुकसान है उसका? उसका नुकसान ये है कि वो एसेट को ज़्यादा वेयर एंड टेयर करता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि एसेट की जो यूटिलाइजेशन स्टाइल था उसमें चेंज आया, और इसकी वजह से आपका एसेट इम्पेयर हो सकता है। नेक्स्ट है जी एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स में आपके पास क्या आता है? फॉल इन वैल्यू। मार्केट वैल्यू एसेट की गिर जाए तो ये आपकी रिकवरेबल वैल्यू को भी गिरा सकता है। दिस माइट बी एन इंडिकेटर कि आप इम्पेयरमेंट टेस्ट कंडक्ट कर लें। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कि यार आपके पास जो एसेट है वो टेक्नोलॉजिकली पुराना है, तो आपका जो एसेट प्रोडक्ट बनाएगा वो मार्केट में आपका कंपटीटर अगर नए एसेट से बना रहा है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूव एसेट से बना रहा है,
तो आपकी तो सेल फिर कम होगी ना, तो ये भी तो एक इवेंट है। इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा अगर इंक्रीज हो जाए? देखो, वैल्यू इन यूज हम कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज की। अब प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है डिस्काउंटिंग करना। डिस्काउंटिंग हम किसी डिस्काउंट रेट पे करते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डिस्काउंट रेट हम क्या कह रहे हैं, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब डिस्काउंट रेट बढ़ेगा तो वैल्यू हमेशा कम आती है, ठीक है? 10% पे वैल्यू आपकी कम आएगी अगर 5% पे डिस्काउंट करेंगे हम लोग। तो इंटरेस्ट रेट जो है ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर है कि आपका एसेट इम्पेयर हो गया है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है जी, वो मैं बता चुका हूँ कि कोई लीगल फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कम हो रही है, या मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो फॉल कर गई है बिलो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये क्या चीज़ है जी, जरा इसको देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय शेयर प्राइस। अब नंबर ऑफ शेयर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे शेयर प्राइस से, तो शेयर प्राइस में आपने तमाम वो इंटेंजिबल्स भी शामिल होंगे जो बैलेंस शीट में हमने नहीं लिखे, लाइक अपनी गुडविल, ब्रांड्स, अदर इंटेंजिबल्स, स्किल्स। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होती है? शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस रिजर्व्स। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। नॉर्मली जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि बुक में तो हम लोग गुडविल नहीं लिख सकते अपनी, लेकिन शेयर प्राइस में तो है। क्योंकि बुक में तो हम लोग अपनी स्किल्स नहीं लिख सकते, लेकिन शेयर प्राइस में तो है। सो नॉर्मली जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ज़्यादा है बुक वैल्यू से। लेकिन अगर सपोज करो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी ज़्यादा हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो जाए, इसका मतलब है गड़बड़ हो गई है। क्या करो? इम्पेयरमेंट टेस्ट कंडक्ट कर लो, बेहतर है, ठीक है? तो ये थे हमारे पास इंडिकेटर्स। आगे मूव करते हैं जी। वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, ठीक है? ऑलवेज यूज प्री टैक्स कैश फ्लोज। कौन सी कैश फ्लो यूज करनी है? प्री टैक्स। और डिस्काउंट रेट भी कौन सा लेना है? प्री टैक्स डिस्काउंट रेट। ये प्री टैक्स क्या क्या मतलब होता है? सपोज करो आपके पास इंटरेस्ट रेट है, डिस्काउंट रेट है 10%, टैक्स रेट है 30%, तो टैक्स वाले हमें कितना रिलीफ दे देंगे? 3%। तो पीछे कितना रेट बच गया? 7%। दिस 7% इज कॉल्ड नेट रेट, आफ्टर टैक्स रेट या पोस्ट टैक्स रेट। तो आपने कौन सा लेना है? आपने 10% लेना है, 7% नहीं लेना। सिमिलरली जो कैश फ्लोज दी हुई होंगी, एक होंगी बिफोर टैक्स वाली कैश फ्लोज और एक होंगी आफ्टर टैक्स वाली कैश फ्लोज। प्री टैक्स का मतलब क्या होता है? जो बिफोर टैक्स कैश फ्लोज हैं। क्या है? जो बिफोर टैक्स कैश फ्लोज हैं। इम्पेयरमेंट टेस्ट मस्ट बी कंडक्टेड ऑन इंडिविजुअल एसेट। अच्छा, फिर उसके बाद आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि इम्पेयरमेंट टेस्ट जो है वो हर एसेट्स पे इंडिविजुअली कंडक्ट किया जाए। लेकिन अगर कहीं पर इंडिविजुअली इम्पेयरमेंट टेस्ट कंडक्ट करना पॉसिबल ना हो रहा हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग इम्पेयरमेंट टेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट पे कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट, ठीक है? क्या है ये? स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट फॉर विच कैश फ्लोज आर सेपरेबल, जिसकी हम कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, और जिसकी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है। एग्जाम्पल्स हैं डिवीजन या सब्सिडरी। पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट की हुई एक डिवीजन में ना, ग्रुप हेड ने, या सब्सिडरी में, तो क्या सब्सिडरी या डिवीजन की डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंट है या पेरेंट कर रहा है? नहीं, हर डिवीजन या हर सब्सिडरी की डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंट है। क्या ये सब्सिडरी या डिवीजन अपनी कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज खुद नहीं कर रहे? यस, इनफ्लोज भी कमा रहे हैं, आउटफ्लोज भी इनकर हो रही हैं। इसका मतलब है पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दोनों क्या हैं?
कैश जनरेटिंग यूनिट। अब एक और बात बताओ मुझे, अगर किसी सब्सिडरी का एक प्लांट या कोई एसेट डैमेज हो जाता है तो पेरेंट क्या कहेगा? पेरेंट ये कहेगा कि एक एसेट डैमेज हुआ है, या पेरेंट ये कहेगा कि पूरी सब्सिडरी उसकी डैमेज हुई है? पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना, वो एसेट सब्सिडरी का है, वो एसेट पेरेंट का नहीं है। सो पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एसेट डैमेज नहीं हुआ, वो पूरी की पूरी सब्सिडरी डैमेज हुई है। दैट्स वाई पेरेंट जो है वो पूरी सब्सिडरी पर इम्पेयरमेंट टेस्ट कंडक्ट करेगा। आगे चलो, हाउ टू कंडक्ट एन इम्पेयरमेंट टेस्ट ऑन डिवीजन, सब्सिडरी और गुडविल। आप लोगों ने F3 में भी पढ़ा होगा जी कि इम्पेयरमेंट होती है चार्ज हर साल गुडविल पे। तो वो देखते हैं कि वो गुडविल पे इम्पेयरमेंट होती कैसे है चार्ज। यही तरीका आपने फॉलो करना है अगर आपने इम्पेयरमेंट चार्ज करनी है डिवीजन की या सब्सिडरी की भी। इसमें स्टेप नंबर 1 है जी, आपने सबसे पहले क्या फाइंड करनी है? कैरिंग वैल्यू ऑफ सब्सिडरी। कैरिंग वैल्यू ऑफ सब्सिडरी का मतलब ये है कि ग्रुप ने सब्सिडरी से रिलेटेड अपनी बुक्स में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो ग्रुप ने सब्सिडरी से रिलेटेड अपनी बुक्स में दो चीजें लिखी हुई हैं। एक नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, जो उसके नेट एसेट्स होंगे सब्सिडरी की, बुक वैल्यू लिखी हुई है उसकी। दूसरा, उस सब्सिडरी के गुडविल। यही दो चीजें हैं ना, यही दो चीजें लिखी हुई होती हैं IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन के मुताबिक। इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उस सब्सिडरी की कैरिंग वैल्यू। अब आपने उस सब्सिडरी की कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करना है उस सब्सिडरी की रिकवरेबल वैल्यू से, जो किसके इक्वल है? हायर ऑफ। किसका हायर ऑफ? वही वैल्यू इन यूज और NRV। सो अगर कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल वैल्यू से ज्यादा निकली तो डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या किया? आपने नेट एसेट्स की नेट बुक वैल्यू बनाई, उसमें गुडविल ऐड की, और फिर आपने कैरिंग वैल्यू ऑफ सब्सिडरी को कंपेयर कर लिया रिकवरेबल वैल्यू ऑफ सब्सिडरी से। फिर आ गया जी स्टेप 2, एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 था कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। स्टेप 2 क्या है? एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। यानी कि पहले आपने स्टेप में क्या देखा कि यार सब्सिडरी की इम्पेयरमेंट हुई कितनी है, अब आपने इस इम्पेयरमेंट को एलोकेट भी करना है। अब सब्सिडरी की एलोकेशन, तो सब्सिडरी तो कुछ नहीं है, सब्सिडरी के पास तो उसके नेट एसेट्स हैं। तो बेसिकली स्टेप 2 में आपने सब्सिडरी के नेट एसेट्स को इम्पेयरमेंट लॉस एलोकेशन करनी है। ये एक ऑर्डर है जी, इस ऑर्डर को आपको याद रखना है। इस ऑर्डर में आपने एलोकेशन करनी है। नंबर 1, इंडिविजुअल और स्पेसिफिक एसेट। जिस एसेट की वजह से आपको मालूम हो कि इम्पेयरमेंट हुई है, सबसे पहले आप उसको एलोकेशन करेंगे। समझ में आई है बात की? जिस एसेट की वजह से इम्पेयरमेंट हुई है, अगर फॉर एग्जांपल एक मशीन डैमेज हो गई है तो उस मशीन डैमेज की वजह से पूरी सब्सिडरी भी तो डैमेज हो सकती है ना, पूरी सब्सिडरी की कैश फ्लोज कम हो सकती है। तो सबसे पहले किसको इम्पेयरमेंट लॉस दोगे? एलोकेट करोगे उस एसेट को। नंबर 2, गुडविल। ठीक है, फिर अगर फिर भी कोई लॉस बच जाता है उसको आप किस पे एलोकेट करोगे? प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा बेसिस का मतलब क्या होता है? जो रिमेनिंग एसेट्स बच गए हैं, आपने जो रिमेनिंग लॉस है वो उन एसेट्स पर एलोकेट करना है, और वेटिंग्स में, एक वेटिंग्स में आपने उनको एलोकेट करना है। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन में कई रीजन मालूम नहीं हो रहे कि किस रीजन की वजह से इम्पेयरमेंट हुई है, तो एक बात याद रखिएगा, आपने हमेशा सबसे पहले किसको एलोकेशन करनी है? गुडविल को। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं मालूम हो रहा कि किस चीज की वजह से इम्पेयरमेंट हुई है, तो आप सबसे पहले किसको एलोकेशन करेंगे? गुडविल को करेंगे आप, फिर प्रो रेटा बेसिस पे। लेकिन अगर आपको ये मालूम होगा कि आपने किस चीज की वजह से इम्पेयरमेंट हुई है, तो फिर आप इंडिविजुअल एसेट करेंगे, फिर गुडविल को, और फिर प्रो रेटा बेसिस पे। अच्छा, अब आपने एक बात समझनी है जी, स्टेप 1 में आपने नेट बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट निकाली ना। अब नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं? नेट एसेट्स निकालते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज।
ठीक है, तो ये आपके पास नेट एसेट्स आ जाएंगे। लेकिन एलोकेशन करते हुए आपने एक बात का याद रखना है, स्टेप 2 में, डू नॉट एलोकेट द लॉस टू नेट करंट एसेट्स। आपने नेट करंट एसेट्स को इम्पेयरमेंट लॉस एलोकेट नहीं करना है। नेट करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आपने इनको एलोकेशन ऑफ लॉस नहीं करना। क्यों नहीं करना? कौन क्या क्या चीज़ें आती हैं नेट करंट एसेट में? एक आपके पास इन्वेंट्री आ जाती है, रिसीवेबल आ जाते हैं, पेबल आ जाते हैं। इनको आपने इसलिए इम्पेयर नहीं करना क्योंकि इनके अपने स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं जो इनकी इम्पेयरमेंट के लिए हैं। तो इसका मतलब है स्टेप 1 में कैलकुलेशन में नेट एसेट्स में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जरूर आएंगे। ये देखो ना, ये लिखा हुआ है ना कि जब आप नेट एसेट्स की कैलकुलेशन करोगे स्टेप 1 में तो वहां पे जरूर आएंगे, लेकिन एलोकेशन में नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखो, एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल है जी, ये प्लांट है 10 मिलियन का, बिल्डिंग है 20 की, टेक्नोलॉजी है 5 मिलियन की, इन्वेंट्री है 10 की, रिसीवेबल है 15 का, पेएबल है 10 का, टेबल आपको पता माइनस होता है, और गुडविल है 20 की। तो स्टेप 1 क्या था? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपने सबको ऐड करना है। तो नेट एसेट्स कितने के आ गए? 50 के। गुडविल कितने की थी? 20 की। तो कैरिंग वैल्यू ऑफ सब्सिडरी कितने की आ गई? 70 की। रिकवरेबल वैल्यू एज्यूम करें, ठीक है ना, ये आपने लिखी है यहाँ पे, क्वेश्चन में गिवन थी। सपोज करें वैल्यू इन यूज 40 मिलियन है, एनआरबी 35। तो रिकवरेबल वैल्यू हमेशा क्या होती है? हायर ऑफ। रिकवरेबल वैल्यू क्या होती है जी? हायर ऑफ। कितनी है वो? 40। तो 70 और 40, कैरिंग वैल्यू ज्यादा आई तो कितने का लॉस आ गया? 30 का। दिस इज स्टेप 1। ये आपने क्या किया अभी तक? स्टेप 1 परफॉर्म किया है। आ जाए स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है? एलोकेशन ऑफ लॉस। एलोकेशन ऑफ लॉस में आपने, मैंने अभी आपको बताया कि आपने इन्वेंट्री को कोई लॉस एलोकेट नहीं करना। तो इन्वेंट्री में से कितना लेस किया? 0, क्योंकि इसको तो लॉस एलोकेट नहीं होगा। रिसीवेबल में से कोई लॉस एलोकेट माइनस नहीं करना, पेबल में से कोई माइनस नहीं करना। तो इन्वेंट्री, रिसीवेबल, पेबल में से आपने कुछ भी लॉस माइनस नहीं करना। बेसिकली क्यों नहीं करना आपने? इसलिए इनके इनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। तो पीछे हमारे पास क्या क्या बच गया? प्लांट, बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, गुडविल को तो हम पहले ही कर चुके हुए हैं एलोकेट। तो ये 3 एसेट्स बच गए जी, प्लांट, गुडविल और ये बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी। अब आ गया जी प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा बेसिस किसे कहते हैं? मैंने क्या ऑर्डर बताया था? सबसे पहले किसको एलोकेट करना है? सबसे पहले एलोकेट करना है इंडिविजुअल एसेट को। इंडिविजुअल एसेट को एलोकेट करना है यानी कि जिसकी वजह से इंपेयरमेंट हुई हो। फिर आपने एलोकेशन करनी है गुडविल की। फिर आपने एलोकेशन करनी है प्रो रेटा बेसिस पे रिमेनिंग एसेट। तो रिमेनिंग एसेट्स 3 है। अभी 30 का टोटल लॉस था, उसमें से 20 हमने गुडविल को दे दिया। पीछे कितने का लॉस बच गया? 10 का। ये 10 का लॉस इन 3 रिमेनिंग एसेट्स पे जाएगा ना, 10, 20 और 5। इन तीनों की टोटल वैल्यू कितनी है? 35 है ना। तो 10 का लॉस 35 के एसेट्स पे डिवाइड होगा। 10 का लॉस 35 के एसेट्स पे डिवाइड होगा। दिस इज प्रो रेटा बेसिस। 10 का लॉस 35 के एसेट्स पे डिवाइड होगा। इसमें से प्लांट कितने का है? 10 का। तो ये आपके पास प्लांट की इंपेयरमेंट आ जाएगी, एलोकेशन। 10 का एसेट 35 पे जाएगा। इसमें से बिल्डिंग कितने की है? 20। 5.8 किसको एलोकेट कर दिया? और टेक्नोलॉजी कितने की थी? 5 की, वो 1.4 आ गया। तो ये आपके पास प्रो रेटा बेसिस। अच्छा, अब एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप इंपेयरमेंट को एलोकेट करोगे तो कोई भी एसेट अपनी मार्केट वैल्यू से बिलो पर इंपेयर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि मैक्सिमम इंपेयरमेंट जो है वो हम कहाँ तक चार्ज कर सकते हैं? अप टू द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। द मैक्सिमम इंपेयरमेंट विच कैन बी चार्ज इज अप टू द मार्केट वैल्यू। लेकिन अगर
किसी एसेट की जो मार्केट वैल्यू है वो उसकी कैरिंग वैल्यू से ज़्यादा हो तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस करनी ही नहीं है लोकेशन। क्यों? बिकॉज जो बुक में लिखा हुआ है मार्केट में उससे ज़्यादा है, इसको क्यों आपने लॉस एलोकेट करना है? इसको एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं जी। प्लांट है जी 20 मिलियन का, बिल्डिंग 30 की, इंटेंजिबल 10 का, नेट करंट एसेट 20 के, गुडविल 20 की, रिकवरेबल वैल्यू है 70 की और मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग मैंने लिखा हुआ है 32 की। स्टेप 1 क्या है जी? सबसे पहले आपने लॉस कैलकुलेशन करनी है। तो लॉस कैलकुलेशन में आपने कैरिंग वैल्यू ऑफ सब्सिडरी निकालनी है। तो आपके पास कैरिंग वैल्यू ऑफ सब्सिडरी देख लें, 20, 30, 10, 20 और 20, 100 आ गया ना, गुडविल ऐड करके 100, नेट एसेट्स और ये सब कुछ जी, नेट एसेट्स और गुडविल, कैरिंग वैल्यू ऑफ सब्सिडरी आ गई। इसको कंपेयर करिए, रिकवरेबल वैल्यू ऑफ एसेट कितनी थी? 70, लॉस आ गया 30 का। सबसे पहले लॉस किसको एलोकेट करना है? गुडविल को। 20 में से 20 निकल गया, टोटल लॉस कितने का था? 30 का। पीछे कितना लॉस रह गया है? 10 का। ये 10 का लॉस। अच्छा, नेट करंट एसेट्स को तो मैंने आपको बार बार बताया अभी कि नेट करंट एसेट्स को इम्पेयरमेंट लॉस एलोकेट नहीं होगा। पीछे बच गए आपके पास 3 एसेट्स, प्लांट, बिल्डिंग और इंटेंजिबल। बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू कितनी है? 32। बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है? 30। इसकी तो मार्केट वैल्यू इसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा है। तो क्या बिल्डिंग को कोई इम्पेयरमेंट लॉस एलोकेट होगी? नहीं। सो इस एग्जांपल में जो रिमेनिंग लॉस था 10 का, वो किन दो एसेट्स पर जाएगा? एक प्लांट और एक इंटेंजिबल। बिल्डिंग पर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू से कैरिंग वैल्यू से क्या थी? ज़्यादा। तो 20 + 10 30। तो 10 डिवाइड बाई 30 इंटू प्लांट कितने का था? 20 का। 10 डिवाइड बाई 30 इंटू 10 इंटेंजिबल कितने का था? 10 का। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, इसी एग्जांपल को आगे फर्दर एक्सटेंड करते हैं। सपोज करो कि जो बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू है वो 29 है, बल्कि बुक वैल्यू कितनी थी? 30। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से कम है, तो कुछ ना कुछ इम्पेयरमेंट लॉस एलोकेट होगा। कितने का लॉस बचा था जी? 10 का। ये 10 का लॉस कितने एसेट्स पे जाना चाहिए था? बिल्डिंग, प्लांट और इंटेंजिबल। 30, 20, 50 + 60। 10 डिवाइड बाई 60 इंटू बिल्डिंग 30 का, तो 5 आ गया। यानी कि आपको बिल्डिंग में से कितना लॉस माइनस करना है? 5 का। लेकिन हम नहीं कर सकते 5 का माइनस। क्यों? एक चीज बताई है, एन एसेट कैन नॉट बी इम्पेयर्ड बिलो इट्स मार्केट वैल्यू। कोई भी एसेट अपनी मार्केट वैल्यू से नीचे इम्पेयर नहीं हो सकता। तो मार्केट वैल्यू कितनी है? 29। इसका मतलब है द मैक्सिमम लॉस जो एलोकेट होगा बिल्डिंग को वो कितना है? 1। क्योंकि हम 29 से नीचे तो जा ही नहीं सकते। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि आप बिल्डिंग को 5 का लॉस एलोकेट नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम लॉस कितना एलोकेट कर सकते हो उसको? 1 का। पीछे कितना लॉस बच गया? 9 का। ये 9 का लॉस आपने किन दो एसेट्स को देना है? प्लांट और इंटेंजिबल। इनकी वैल्यू कितनी है? 20 + 10 30। तो 9 डिवाइड बाई 30 इंटू प्लांट कितने का था? 20 का। ये 6 माइनस हो गया प्लांट में से और रिमेनिंग 3 माइनस हो गया इंटेंजिबल में से। तीसरी एग्जांपल देखो। सपोज करो कि मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग 20 है। अब बिल्डिंग के हिस्से की कितनी इम्पेयरमेंट बनी थी? 5 ना। उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 30। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट वैल्यू 20 बहुत कम है अभी, तो 5 तो आराम से लेस हो जाएगा। यहाँ पर लॉस जो है वो मार्केट वैल्यू से नीचे नहीं जा रहा, लॉस मार्केट वैल्यू से ऊपर ऊपर ही है। ठीक है,
सो 5 इस केस में बिल्डिंग में चला जाएगा और बाकियों को आप एलोकेट करें 10 डिवाइड बाई 60 इंटू 10, 10 डिवाइड बाई 60 इंटू 20, 3.3 का चला जाएगा प्लांट को और 1.67 का इंटेंजिबल्स को। ये था जी हमारे पास IAS 36 इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड। इसमें हमने डिफरेंट चीज़ें देखी। मैंने आपको लास्ट टाइम पे जो किट के क्वेश्चंस वगैरह करवाए हुए हैं वो मैंने करवाए हुए हैं IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट, IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट एंड IAS 16 PPE। उसके बाद हमने IAS 38 पढ़ा, उसके बाद हमने IAS 36 पढ़ा, IAS 2 भी हमने किया था। अभी एक स्टैंडर्ड और है जी IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, वो मैं करवा दूं, फिर मैं आपको इंशाल्लाह रिवीजन किट के क्वेश्चन दोबारा से करेंगे। सेक्शन ए के MTQs MCQs भी, और सेक्शन सी में से भी हम लोग तमाम स्टैंडर्ड्स के कुछ ना कुछ जो चंक्स मौजूद हैं उनको भी अटेम्प्ट करेंगे। तो आप लोग इसको ज़रा साथ साथ करते रहें। आज थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट लेते हैं जी IFRS 5 नॉन करंट एसेट। स्टैंडर्ड का नाम क्या है? IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। किसे कहते हैं जी? नॉन इस एसेट, इस स्टैंडर्ड के दो हिस्से हैं। एक क्या है? एसेट हेल्ड फॉर सेल, और एक क्या है? एक है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल वो एसेट है जिनकी प्रिंसिपल रिकवरी, किसकी प्रिंसिपल रिकवरी? कैरिंग वैल्यू की। वो किसके थ्रू होगी? इज मेड थ्रू सेलिंग इट। कि अगर किसी भी एसेट की जो प्रिंसिपल रिकवरी है, जो मेन रिकवरी है, यानी कि उसको जो हम लोग कैरिंग वैल्यू, उसकी जो प्रिंसिपल रिकवरी है वो हम उसको बेच के ले सकते हैं, तो वो एसेट क्वालिफाई कर सकता है, प्रोवाइडेड फॉलोइंग क्राइटेरिया बीइंग में। क्राइटेरिया का मीट होना भी जरूरी है। फॉर एग्जांपल, एक एसेट है जिसकी कैरिंग वैल्यू 100 है, उसकी वैल्यू इन यूज 80 है, उसकी NRV 70 है। अब इस केस में प्रिंसिपल रिकवरी ऑफ कैरिंग वैल्यू जो है, क्या वो 80 से मिल रही है, 70 से? 80 आ रही है ना, ज्यादा बेहतर रिकवरी यूज से आ रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रिंसिपल रिकवरी सेल से नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे वैल्यू इन यूज 60 है लेकिन NRV कितनी है? 70। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल रिकवरी किससे आ रही है? सेल से आ रही है। प्रिंसिपल रिकवरी थ्रू सेल के साथ साथ क्राइटेरिया का मीट होना भी जरूरी है। क्राइटेरिया क्या है ये आपको याद रखना है। नंबर 1, मैनेजमेंट्स इंटेंशन टू सेल होनी चाहिए जी। IFRS 5 में एसेट बिकता नहीं है, ये अपने बिकने के लिए हेल्ड फॉर सेल हो गया है। तो इसमें स्टेप नंबर 1, जो पहली जो कंडीशन है वो क्या है? मैनेजमेंट की इंटेंशन होनी चाहिए टू सेल। अब हमें कैसे पता चलेगा ये मैनेजमेंट की इंटेंशन है? कोई भी चीज़ इसमें से, इन तीनों में से देख लो। नंबर 1, क्या मैनेजमेंट ने कोई एजेंट अपॉइंट कर दिया है जो इस एसेट को बिकवाए? नंबर 2, क्या मैनेजमेंट ने एसेट को डिसमेंटल कर दिया है? आप किसी भी एसेट को डिसमेंटल कब करते हैं? जब आपने उसको बेचना हो। तीसरी चीज़, आपने बेचने के लिए अखबार में इश्तेहारात या एडवर्टीजमेंट वगैरह शुरू कर दी है। तो इनमें से कोई भी आंसर मिले तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की इंटेंशन है। नंबर 2, सेल ऑफ एसेट मस्ट बी हाईली प्रोबेबल विद इन 12 मंथ्स आफ्टर मीटिंग क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीट करने के 12 महीने के अंदर अंदर एसेट का सेल होना लाजमी है। ठीक है? कितना टाइम पीरियड दिया हुआ है? 12 महीने का। कहां से काउंट करने हैं? क्राइटेरिया मीटिंग डेट से। तीसरा क्राइटेरिया क्या है जी? थर्ड वन, सेल ऑफ एसेट मस्ट बी अनकंडीशनल। कोई भी किसी भी किस्म की कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए है सेल ऑफ एसेट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एसेट बेचना है, एक बंदा आया, कहता है मुझे एसेट पसंद है, मैं ले लूंगा अगर आप इस पे ये काम करवा दें। एक बात बताएं, क्या एसेट अनकंडीशनल बिक रहा है? नहीं।
यहाँ पे उस एसेट के साथ कंडीशन अटैच कर दी गई है कि आपने इसको रिपेयर करवा के बेचना है, तो ये एसेट क्वालिफाई नहीं कर सकता फॉर IFRS 5 हेल्ड फॉर सेल। नेक्स्ट है जी कि सेल ऑफ एसेट मस्ट बी एट रीजनेबल फेयर वैल्यू। आप इस एसेट को फेयर वैल्यू से ज़्यादा पर नहीं बेच सकते यार। अगर आप इसी भी एसेट को उसकी फेयर वैल्यू से ज़्यादा पर बेचना चाह रहे हैं, इसका मतलब है आप उस एसेट को बेचना ही नहीं चाह रहे, तो उस केस में वो एसेट क्वालिफाई नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आप 10 की चीज़ है उसको 12 की बेचना चाह रहे हैं, कैसा पॉसिबल है? नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी एसेट को उसकी फेयर वैल्यू से ज़्यादा पर बेचना चाह रहे हैं। दिस मीन्स कि ये एसेट क्वालिफाई नहीं करेगा। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट है कि मैनेजमेंट अपना डिसीजन वापस नहीं ले। कौन सा डिसीजन जी? जो उसने डिसीजन लिया है कि इस एसेट को वो अगले 12 महीने के अंदर बेच देगी, उस पर स्टक रहेगी। अगर ये सारे की सारी कंडीशन मीट हो रही हैं, देन वो एसेट क्वालिफाई कर सकता है IFRS 5 हेल्ड फॉर सेल के लिए। अब नेक्स्ट में होगा कि हमने देखना है कि अगर ये क्वालिफाई कर गया है, इसकी अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह।